गुड। ठीक हो गया। क्या चीज? यूआरएल स्ट्रक्चर। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये रहे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो कि आपको करनी है, ठीक है, यूआरएल स्ट्रक्चर के लिए। ये बस पॉइंट्स है मेन, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले वो कह रहे हैं कि यूज हाइफन्स। आप हाइफन्स यूज कर सकते हो, ठीक है, तो सेपरेट वर्ड्स। लाइक मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी, ए डैश एच सी पी, ये साइट है, इसके अंदर ये क्या यूज हो रहा है? हाइफन यूज हो रहा है, ठीक है। ये हम यूज कर सकते हैं साइट के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। सेकेंडली ये डिस्क्राइब योर कंटेंट, ठीक है। आप क्या करोगे? इंक्लूड अ रेलेवेंट फ्रेज और टर्म इन द यूआरएल सो दैट यूजर्स कैन एक्यूरेटली गेस द कंटेंट ऑन द पेज। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से चली जाती हूँ सर्विसेज के पेज के ऊपर, तो ये रहा, ये यूआरएल में डिस्क्राइब हो रहा है सर्विसेज का वर्ड, जो कि ये बता रहा है कि हम सर्विसेज के पेज पे हैं। तो जो यूजर है उसके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है ये यूआरएल, उसको समझ में आ रहा है। इसी तरह अबाउट में मैं जाऊंगी तो मैं अबाउट के पेज में जाऊंगी। ये हम किस तरीके से बनाते हैं कि हमारे यूआरएल के अंदर नेम आ जाए, मेंशन हो जाए, ठीक है। ये हम सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ से सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाएंगे परमा लिंक्स में। परमा लिंक्स एक्चुअली आपके लिंक्स होते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे आता है पोस्ट नेम, ठीक है। तो पोस्ट नेम या पेज नेम जो होता है ना, वो आपका शो होता है जब आप ये सिलेक्ट करते हो ऑप्शन। तो ये आपका सबसे पहले, जब आप साइट के एसईओ करोगे तो फर्स्ट ये आप ऑप्शन सेट करते हो सेटिंग्स में, जिसमें ये पोस्ट नेम मेंशन करते हो, तो वो आपका जो भी नेम होता है वो आ जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वही चीज मेंशन है कि आप हाइफन यूज करो, ठीक है। आप कंटेंट जो है, मतलब रेलेवेंट जो वर्ड या टर्म होगी उसको यूआरएल में ऐड करो, ताकि यूजर गेस कर सके क्या कंटेंट है पेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप कैनोनिकल के टैग्स यूज करो, ठीक है। ये चीज मैंने आपको भेजी भी थी, हम कैनोनिकल को अभी आगे स्टडी भी करेंगे डीप के। अगर आपके जो है मल्टीपल पेजेस है जिनके अंदर सिमिलर कंटेंट है, ठीक है, तो वहां पे आप कैनोनिकल का टैग यूज करोगे ताकि सर्च इंजन को ये समझ आ सके कि कौन सा पेज जो है वो ओरिजिनल है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको ऐसे दी थी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे आ जाऊं और मैंने आगे कहा मेरे पास एक लिंक है, ये एक टैग में हम लिंक की मेनली प्लेस करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक जो है, यहाँ पे दोनों में मैं कह देती हूँ लेट से क्लिक हेयर, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देती हूँ क्लिक मी, कुछ भी, दोनों लिंक्स हैं। यहाँ पे मैं एच में दे देती हूँ। इन दोनों के ऊपर क्लिक करें अगर हम, तो वेट, अगर हम इन दोनों के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, मैं क्लिक हेयर के ऊपर जैसे क्लिक करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चली जाती हूँ इसी वेबसाइट में, ठीक है, विच इज दिस, ऑफ कोर्स डब्ल्यूपी एडमिन नहीं आएगा, ठीक है, ये आ गया यूआरएल। अब ये यूआरएल मैंने इस भी एंकर टैग पे दिया हुआ है, ठीक है, और इस एंकर टैग पे भी दिया हुआ है। बीच में क्या कंटेंट है वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे अपनी मर्जी से दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ AHCPA, जो कि साइट का नेम है, और यहाँ पे मैं आगे कह देती हूँ कि ग्रीन प्लांट्स यूएई, ठीक है, कुछ भी आप लिख दो। दोनों जो है, ये भी लिंक और ये लिंक भी, दोनों के दोनों रीडायरेक्ट करवा रहे हैं इधर इस वेबसाइट के ऊपर। तो अगर मैं देना बताना चाहती हूँ कि दोनों के अंदर कंटेंट सिमिलर है, तो मैं यहाँ पे आके बताऊंगी कि ये जो मेरा है ना, इसके अंदर आपके पास रिलेशन में आ जाएगा कैनोनिकल, ये ठीक हो गया। ये एक्चुअली आपका एक ही टैग में नहीं होता, ये आपका लिंक के टैग में होता है। ये मैंने आपको वैसे बताया, लिंक के अंदर होता है आपके पास रिलेशन, क्योंकि एक ही टैग में रिलेशन का एट्रीब्यूट भी नहीं होता। यहाँ आके आप देते हो कैनोनिकल, ठीक है, और एच रेफ के अंदर आके आपने जो भी लिंक देना वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, लाइक जो भी मैंने यहाँ पे दिया था, फॉर एग्जांपल ये, वेट, ठीक हो गया, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आप देते हो और सेम यहाँ पे ऊपर भी आ जाएगा,
अब दोनों तो कैनोनिकल नहीं हो सकते। आप बताओगे ओरिजिनल वन, ये ओरिजिनल वन है, ये इंडिकेट करेगा कि ये ओरिजिनल वन है, ठीक है, और ये जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट है। तो यहाँ पे दोनों में सेम ही लिंक्स हैं जो कि हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये आपकी कैनोनिकल के केस में होती है। तो यहाँ पे वो आके आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो कैनोनिकल की टैग्स को यूज करो अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस है जिनमें सिमिलर कंटेंट है, ठीक है, ताकि इससे ये होगा कि सर्च इंजन को पता चलेगा कि कौन सा जो है ना डुप्लीकेट कंटेंट है, ठीक है, और कौन सा ओरिजिनल है। फिर आता है स्पेशल कैरेक्टर्स को अवॉइड करना, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आपके सिंबल्स हो गए, जैसे आपका डॉलर साइन हो गया, ये यूआरएल में नहीं होना चाहिए, एंड हो गया, ठीक है, ये हो गया, डॉलर हो गया, हैश हो गया, ये स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, ये आपने अपने यूआरएल के अंदर नहीं डालने, ठीक है, इनको हम अवॉइड करते हैं। उसकी रीजन क्या है, तो उसके बाद आपके पास इसकी रीजन ये होती है कि ये आपके यूआरएल को ब्रेक कर देता है और यूजर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है उसको रीड उस करने में ना, उसको कंफ्यूजन होती है, वो समझता नहीं है कि ये लिंक क्या है, एक है या दो है, ठीक है। वर्ड्स ब्रेक हो जाते हैं जब हम उनके दरमियान में स्पेशल कैरेक्टर्स लगाते हैं। तो अगर हम इसके दरमियान में सिंबल्स हो गए, पंक्चुएशंस हो गई, अंडरस्कोर्स हो गए, ठीक है, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स अगर नहीं लगाएंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यूआरएल बेहतरीन हो जाएगा। अगर हम जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करेंगे तो वो हमारे यूआरएल को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और यूजर जो है ना या हमारे जो रीडर्स है वो कंफ्यूज होंगे। फिर आता है लिमिट फोल्डर्स। यहाँ पे आता है कि आपके पास जो है ना वो जो बेसिकली एक फ्लैटर वेबसाइट होती है वो ज्यादा बेटर होती है, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर को आप लिमिट करोगे यूआरएल में, जैसे आपने अभी बोला कि हम जो है मजीद एक ये वाला स्ट्रक्चर नहीं यूज करेंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर ये होता है, मैंने कहा सी का फोल्डर, सी के फोल्डर के अंदर यूजर का फोल्डर, यूजर के फोल्डर के अंदर ये फोल्डर, उसके अंदर ये फोल्डर, उसके अंदर ये फोल्डर। दिस इज कंफ्यूजिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट मींस कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। इसके बजाय आप क्या यूज करो, रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस क्या है, मैं सिंपल दे दूं कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरे ये पेज है, दैट्स इट। या वेबसाइट में जैसे यहाँ पे मेंशन हो रहा था, वेबसाइट का वो लिंक आ रहा था, ठीक है, जो कि ये है, सॉरी, ये है लिंक, और इसी के साथ जो भी उसके पेज का नाम है, दैट्स इट। तो यहाँ पे वो लंबा वाला खाता नहीं हो रहा, ठीक है, ये देखें। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपने फोल्डर स्ट्रक्चर को लिमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है, जो कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि हैव कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशंस फॉर योर यूआरएल्स, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्डाइज, ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या बात है, वेट, तो चेक कर लेते हैं। हम्म, अच्छा, अब उन्होंने ना इसको थोड़ा-सा डिटेल वो लिख दिया, वर्ड्स कुछ इस तरह से यूज़ कर दिए कि मुझे लगा वो ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन जो है ना वो आपकी वेबसाइट की एसईओ को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं किस तरीके से अपने जो यूआरएल है उसको नेम करना है ना हमने, ठीक है। बी डिस्क्रिप्टिव, जैसे अभी बताया कि रेलेवेंट कीवर्ड्स हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अगर कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर हूँ तो मैं कॉन्टैक्ट को डालूँगी यूआरएल के अंदर, ठीक है। उसको शॉर्ट करके लिखना है, लोअर केस कैरेक्टर्स को लिखना है आपने, कैपिटल कभी भी डोमेन नहीं होती। आपने देखा है, जैसे अब सफायर है, ये देखिए इस तरह से होता है, सफायर डॉट पीके, ये लोअर कैरेक्टर्स में है, ठीक है। कभी भी ये चीज़ नहीं हुई, ये नहीं होती डोमेन में, ठीक है। आइडियाज़ है तो भी शॉर्ट में होता है, आइडियाज़ डॉट जो भी है, ठीक है। इसी तरह जितनी भी डोमेन्स होती हैं वो आपकी शॉर्ट के अंदर शॉर्ट कैरेक्टर्स में होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही उन्होंने डिटेल उसी को बता दिया, अवॉइड करो कैरेक्टर्स को, ठीक है। यूज द सेम नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है। अब नेमिंग कन्वेंशंस का मतलब यही है कि आप ये रखें, यहाँ पे उन्होंने बता दिया, कीप देम क्लियर एंड कंसाइज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कंसिस्टेंट का मतलब ये वो डिफाइन कर रहे हैं कि आपने कंसाइज नेम यूज करने,
ठीक है? नेमिंग कन्वेंशंस जो है ना वो आपने शॉर्ट नेम्स रखने हैं, ठीक है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट में कि आप 2 वर्ड्स की डोमेन रखो जिसमें 1 आपका फ़ोकस कीवर्ड हो। इससे ज़्यादा आपने जो है ना अपनी वेबसाइट के अंदर नेमिंग कन्वेंशन बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी। तो 3 वर्ड्स की डोमेन है, फिर उसके अंदर इतने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हैं, वो चीज़ नहीं, कंसाइज़ रखना है और क्लियर रखना है, ठीक है? और आपके पास जो लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं ना यूआरएल के लिए वो ये मेंशन है 2083 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है? ब्राउज़र के पास इतनी लिमिट होती है आपके यूआरएल के लिए कैरेक्टर्स की, तो इससे ज़्यादा आपने नहीं देने। समझ आ गई? तो यहाँ पे कैरेक्टर को एक्चुअली वो डिफाइन कर रहा है कि कंसिस्टेंट नेमिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से। फिर यही है कि आप डेट्स को ऐड ना करो। देखिए अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आपको आके साइट दिखाऊँ, जहाँ पे हम परमालिंक्स में थे, तो यहाँ पे डेट्स भी आपके पास आती है, देखिए, डे एंड नेम, ठीक है? तो ये चीज़ आपने नहीं सिलेक्ट करनी है, मंथ और नेम, तो यहाँ पे डेट्स आ जाती हैं, डेट्स कभी यूआरएल में नहीं होती, ठीक है? तो हमने डेट्स को नहीं ऐड करना कभी भी यूआरएल के अंदर, ये एक अच्छा फॉर्मेट नहीं होता यूआरएल का। और फिर कल को आप जब हम बनाते हैं ना कि हम कीवर्ड को यूआरएल के अंदर डालते हैं, एम्बेड करते हैं और एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बीच में डेट्स आ जाती हैं, वो चीज़ें नहीं डालनी। फिर नॉन एसेंशियल वर्ड्स आपने नहीं डालने जो ज़रूरत के नहीं है आपके स्लग में, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मतलब कि आपको लगता है कि आप कोई फैशन के रिलेटेड साइट बना रहे हो, ठीक है? और उसके अंदर फैशन के रिलेटेड जो भी आपने मेन फ़ोकस कीवर्ड डाला है, वो इनफ है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो जो एसेंशियल कीवर्ड्स नहीं है, वर्ड्स नहीं है, उनको यूआरएल में डालने की ज़रूरत नहीं है। कंसाइज़ रहें, अभी जैसे मैंने बताया, और क्लियर रहें, ठीक है? लोअर कैरेक्टर्स भी मैंने बता दिए होना चाहिए और देन आप अपने यूआरएल को टेस्ट कर लें, उसके स्कोर को, कि टेस्ट करें कि क्या आपका यूआरएल स्कोर आ रहा है, ईदर इट इज़ गुड और नॉट, दैट्स इट। यहाँ पे बेसिकली यूआरएल स्ट्रक्चर का सिर्फ यही मकसद है। यूआरएल स्ट्रक्चर में आप जो ज़्यादा मेन क्लियर है ना, वो ये कि जो एक अच्छा यूआरएल होता है ना, उसके अंदर कभी भी डेट्स, नेम वगैरह ये चीज़ें नहीं आती हैं। इवन डैश वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप डालते हो तो। आप सिंपल जो है ना वो डोमेन के अंदर जो है वो सिंपल वर्ड रखो, ठीक है? फिर 2 वर्ड्स की डोमेन रखो जिसमें एक आप फ़ोकस कीवर्ड रखो, ठीक है? फिर जिस कंट्री साइड में आपने डोमेन को रैंक करना है, लाइक पाकिस्तान में करना है, डॉट पीके की डोमेन ले लो, ठीक है? इसी तरीके से सो ऑन, इंडिया के लिए डॉट इन जैसा मैंने बताया था। फिर यूआरएल को शॉर्ट रखो, ठीक है? उसके अंदर आपका मेन कीवर्ड्स आ रहे हों, यही सारी चीज़ें, डेट्स वगैरह ना आ रही हों, एक अच्छा स्ट्रक्चर हो, शॉर्ट यूआरएल हो आपका, बहुत लॉन्ग ना हो। ज़्यादातर इसमें फ़ोकस ये किया हुआ है कि बार-बार जो है घुमा फिरा के ये बात की हुई है कि लॉन्ग स्ट्रक्चर ना हो। 3 चीज़ें मेन बताई हैं, एक तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर ना हो, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे मैंने भी आपको बताया एब्सोल्यूट एड्रेस, कि फ़ोल्डर के अंदर वो फ़ोल्डर, उसके अंदर मज़ीद फ़ोल्डर, उसके अंदर ये फ़ोल्डर, दिस इज़ रॉन्ग। आप शॉर्ट रखो अपने यूआरएल को। सेकंड जो है ना यूआरएल के अंदर वर्ड्स जो है ना वो 2083 कैरेक्टर से ज़्यादा ना रखो, ठीक है? फिर 2 वर्ड्स की डोमेन रखो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना रखो, जिसमें आपने एक अपना फ़ोकस कीवर्ड डालना है। फिर आपके पास जो है ना वो स्पेशल कैरेक्टर्स ना आएँ। फिर आपने डोमेन के अंदर जो है ना वो सारे कैरेक्टर्स लोअर रखने हैं। इस तरह की चीज़ें जो कि यहाँ पे मेंशन है। समझ आई है? हाँ, गुड। बस यही जो है ना वो मेंशन है इसके पॉइंट्स के यूआरएल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, ठीक है? वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन देख लिया, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, यूआरएल का स्ट्रक्चर देखा। अब साइट का आर्किटेक्चर, जैसे अभी आपने बताया कि साइट के आर्किटेक्चर का मतलब यही है कि आपका जो साइट होगी, एक तो ये कि आपके जितने भी पेजेज़ हैं वो आपके होम पेज के साथ इंटरलिंक्ड होने चाहिए, ठीक है? आपके होम पेज के ऊपर वो पेजेज़ मौजूद होने चाहिए और सेकंडली ये कि आपके पास, ओके। ठीक है? एक तो ये कि वो आपके होम पेज से इंटरलिंक्ड होने चाहिए और सेकंडली ये क्योंकि अगर कोई पेज लिंक इंटरलिंक नहीं होगा, तो वो आपका एक अच्छा आर्किटेक्चर नहीं बनता, ठीक है? और सेकंडली ये कि आपने ये चीज़ भी इसका ध्यान रखना है कि आपके पास मैक्सिमम जो है ना वो 4 लिंक्स जो हैं वो 4 लिंक्स होने चाहिए, मतलब जिनके थ्रू आप क्लिक करके अपनी पूरी साइट पे घूम लो, ठीक है? ठीक है? और अगर आप नहीं भी कर सकते तो मैक्सिमम आपके पास 10 लिंक्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये आपका एक अच्छा साइट का आर्किटेक्चर होता है। फिर यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है एक्सएमएल साइट मैप, एक आती है रोबोट.टीएक्सटी। ये क्या चीज़ है? एक्सएमएल साइट मैप ये चीज़ है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट है, ये तो किसी की साइट है, इस पे काम नहीं करेंगे अभी, अपनी कोई बना लेते हैं। अच्छा, अगर आपने भी प्रैक्टिस करनी है, ऑफ कोर्स आप वेबसाइट की स्पीड को भी टेस्ट करना चाहते हैं अगर,
और आप अगर जो है वो ये सारा काम करना चाहते हैं तो यू शुड हैव लाइव वेबसाइट ना। उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, आपको कैसे समझ आएगी प्रैक्टिकली कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आपने लाइव वेबसाइट लेनी है तो दे आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम हमें देते हैं डोमेन, जो है ना वो लाइव साइट देते हैं जिस पर हम काम कर सकें, जिसमें से एक जो है वो है 000 वेब होस्ट। आप जाएंगे 000 वेब होस्ट के ऊपर, यहाँ पे जाके आप जो है वो अपनी फ्री की, ठीक है, फॉर अ मंथ या कुछ टाइम के लिए, ठीक है, मंथ से ज़्यादा ही खैर होते हैं, आप जो है वो फ्री डोमेन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो मैं 000 वेब होस्ट के ऊपर अगर चली जाऊँ तो यहाँ पे होस्टिंग कर आ रहा है, ठीक है, ये तो छोड़ ही आ रहे हैं, नहीं, 000 ये रहा वेब होस्ट, ठीक है, फ्री होस्टिंग, फिर होस्टिंग कर आ गया, ये रहा, ठीक है, ये मुझे मिल रहा है 000webhost.com, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, इसके जस्ट यूआरएल पे जाएंगे, स्पेशल वगैरह को भी छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर हम होस्टिंगर पे आ गए, ये सही है, 000webhost.com पे जाते हैं। अच्छा, ये कुछ होस्टिंगर के साथ है या क्या? फ्री डोमेन नहीं है, ये तो पेड है, पर मैं यही देख रही हूँ कि फ्री भी होती थी 000 वेब होस्ट पे। अलग से ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, फ्री होस्टिंग, ओके, शटिंग डाउन, ये मेरे हाथ से वो हो गई है, इन्होंने ख़त्म कर दिया फ्री होस्टिंग, सैड। देखा, 000 वेब होस्ट इज नो मोर, खत्म होगी होगी फिर। अच्छा, कोई और प्लेटफॉर्म देख लेते हैं जिधर से हमें मिल जाए, यहाँ लिख देते हैं फ्री होस्टिंग साइट्स। अच्छा, होस्ट विदाउट कॉस्ट, फ्री होस्टिंग डॉट कॉम, ठीक है, फ्री होस्टिंग में यह आ गया आपके पास फ्री वेब होस्टिंग। फ्री वाली होस्टिंग पे जाते हैं, अच्छा हम यहीं पे हैं, तो यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, गुड, साइन अप करना पड़ेगा, ओके, डोमेन, डोमेन हम ले लेते हैं ये तो सब पेड है, हम डोमेन पे नहीं जा रहे, सॉरी, हमने इधर जाना था, फ्री होस्टिंग, ओके, यहाँ पे नहीं हो रहा, चलो हम इतनी खप में पढ़ने से बेटर ही है कि हम हमारे पास जो है फिल वक्त हम वो उस पर काम कर लें। होस्टिंगर अच्छा है, होस्ट गेटर अच्छा है, मतलब आप होस्टिंगर से ले लो, होस्ट गेटर से ले लो, फिर नेम चीप भी अच्छी है, नेम चीप के पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं वैसे। ठीक हो गया, ये साइट है,
लॉग इन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये वेबसाइट है, ठीक है? इसके अंदर हम आ जाते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले तो प्लगइन्स पे हम आते हैं। हमारे पास योस्ट एसईओ का प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है योस्ट एसईओ का प्लगइन, ये देखिए। योस्ट एसईओ के अंदर हम जनरल में हम आएंगे, ठीक है? हमने आना है इसकी सेटिंग्स में, सॉरी, ठीक है? हम आ जाएंगे योस्ट एसईओ की सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपने आ जाना है नीचे, ठीक हो गया? जहाँ पे आपके पास साइट के फीचर्स आएंगे, यहाँ पे राइटिंग का सेक्शन होगा, ठीक है? राइटिंग के सेक्शन के नीचे आप आएंगे, साइट के स्ट्रक्चर का होगा, ठीक है? सेक्शन साइट स्ट्रक्चर के नीचे सोशल शेयरिंग, सोशल शेयरिंग के नीचे टूल्स है, टूल्स के नीचे एपीआईज है। एपीआईज जहाँ पे मेंशन है ना, वहाँ पे सेकंड नंबर पे ये रहे आपके एक्सएमएल साइट मैप्स, ठीक है? आप व्यू करोगे एक्सएमएल साइट मैप तो ये आ जाएंगे आपके पास साइट मैप, ये देखें। ठीक हो गया। तो ये जो साइट मैप है एक्चुअली, अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसको मज़ीद भी हम बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इस साइट मैप के अंदर जो साइट का यूआरएल है वो आ रहा है, उसके साथ लिखा हुआ है पोस्ट साइट मैप, ठीक है? उसके नीचे लिखा हुआ है पेज साइट मैप, प्रोडक्ट साइट मैप, ठीक है? फुटर, टेस्टिमोनियल, मेगा मेन्यू, एक्स वाई जी, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तीनों, पोस्ट, पेज और प्रोडक्ट के साइट मैप, ठीक है? अब अगर मैं पोस्ट में आऊंगी, जितनी भी पोस्ट इस वेबसाइट में मेंशन है वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, ये देखें। ये सारी की सारी पोस्ट हैं जो कि इस वेबसाइट में मौजूद थी, ब्लॉग्स मौजूद थे, वो सारे आर्टिकल्स शो हो रहे हैं। अब मैं बैक पे आ जाती हूँ और यहाँ पे रहता है पेज के साइट मैप। पेज पे आप जाएंगे, यहाँ पे सारे पेजेस आपको शो हो रहे होंगे। ये देखिए जितने भी पेजेस यहाँ पे हैं सारे होम के एंड एक्स वाई जी। बैक जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट साइट मैप। प्रोडक्ट में हम जाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे होंगे क्योंकि इट्स एन ई कॉमर्स साइट, तो जितने प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे शो हो रहे हैं। इट मीन्स कि हमारी वेबसाइट के जितना भी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं हमारे किसमें, साइट मैप्स के अंदर। और ये रहा आपका साइट मैप का यूआरएल लाइक दिस, ठीक है? ये साइट मैप जब आपको मिलते हैं तो आप इन साइट मैप्स को सबमिट करते हो, ठीक है? जब आप साइट मैप्स को सबमिट करते हो तो आपकी वेबसाइट का जो प्रोसेस है, जो कि इसका है, क्या कहते हैं इसको, जो इंडेक्सिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। लाइक वेबसाइट जल्दी इंडेक्स हो जाती है, ठीक है? कैसे? अब मैं इसको सबमिट कैसे करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी फिल वक्त, ठीक है? अब योस्ट के थ्रू ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं आ जाती हूँ, ठीक है? हम आ जाते हैं, मैं आके कहती हूँ कि योस्ट को भी छोड़ो, हम आ जाते हैं पेजेस में, सॉरी प्लगइन्स में, ठीक है? हमारे पास प्लगइन्स, ठीक है? प्लगइन में हम ऐड न्यू प्लगइन करते हैं। मैं आपको दोनों के थ्रू बता रही हूँ, योस्ट के थ्रू भी और रैंक मैथ के थ्रू भी आपको साइट मैप कैसे मिलते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके एक और प्लगइन ऐड कर लेती हूँ। तो हाँ, अच्छा, ऐड के सेक्शन में ही है रैंक मैथ। ये आ गया रैंक मैथ का प्लगइन, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल के बाद हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट फ्री अकाउंट, स्किप नाउ। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है इसकी सारी सेटिंग करना। इसको भी रिटर्न करते हैं डैशबोर्ड पे।
ठीक है? जब आप रैंक मैथ को करते हो तो रैंक मैथ के अंदर आपके पास आता है ये रहा, ठीक है? आपके रैंक मैथ के जो साइड पैनल में डैशबोर्ड के नीचे ही शो हो रहा होता है साइट मैप सेटिंग्स, ठीक है? अब जैसे ही साइट मैप सेटिंग्स पे क्लिक करते हो, तो ये रहे आपके साइट मैप। फर्स्ट पे योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हेयर, ये आप जैसे ही अब इस पे क्लिक करोगे साइट मैप खुल जाएंगे। इन केस कि अगर आपको ये नहीं भी मिलते, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, और अगर आपने योस्ट एसईओ का प्लगइन किया हुआ है और आपने रैंक मैथ का प्लगइन किया हुआ है और आप अपने साइट मैप को देखना चाहते हो, तो आपका जो भी यूआरएल होगा उसके साथ आप जस्ट ये चीज लगा दो, साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, तो आपके साइट मैप खुल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी साइट में हूँ, ठीक है? जी जी कर रही हूँ, ठीक है? आप इसके साथ स्लैश करके, ठीक है, ये लिख दोगे साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, आप इंटर करोगे तो आपके साइट मैप खुल जाएंगे लाइक दिस, ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे साइट मैप्स इस तरीके से काम करते हैं, और अब हम इनको सबमिट कैसे करेंगे वो भी बाद की बात है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अब आपने करना क्या काम है, आपने साइट मैप्स को देखा कि साइट मैप्स एक्चुअली क्या होते हैं, साइट मैप में क्या डाटा होता है। इसमें आपके मेजर जो चीज़ें हैं, जो आपकी पोस्ट हैं, आपकी पेजेस हैं, और आपकी जो भी है कैटेगरीज हैं वो, उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको साइट मैप्स में मिलती हैं। तो साइट मैप्स जब आप सबमिट करते हो तो आपकी इंडेक्सिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। हो सकता है गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने में टाइम ले, लेकिन जब आप साइट मैप को सबमिट करोगे तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, और आपकी साइट जो है ना, जैसे ही साइट मैप जो है वो सबमिट होते हैं सक्सेस का, आपके पास मैसेज आता है, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट के वो पेजेस इंडेक्स हो जाते हैं, या वो डाटा इंडेक्स हो जाता है जो साइट मैप आप सबमिट करते हो। उसके बाद आता है रोबोट डॉट टी एक्स टी। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल क्या होती है? रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल होती है जो, जिसके थ्रू, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, है टेक्निकल में है, ये रही रोबोट की फाइल मेरे पास, रोबोट डॉट टी की फाइल ये है। आपकी वेबसाइट के अंदर डिफॉल्ट एक फाइल पड़ी होती है रोबोट डॉट टी की, ठीक है? लाइक अगर आपकी ये वेबसाइट है, ठीक है, तो इसके साथ लिखा होगा स्लैश रोबोट्स डॉट टी। देखें, जैसे मैंने अभी आपको साइट मैप दिखाया था, ऐसे ही आपकी वेबसाइट के अंदर एक फाइल पड़ी होती है, एक टेक्स्ट फाइल जिसको हम बोलते हैं रोबोट डॉट टी की फाइल, ठीक है? जो कि हर वेबसाइट में मौजूद होती है। उसमें लिखा हुआ है यूजर एजेंट स्टैटिक, और देन साइट मैप ये है, और ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये डिफॉल्ट आपको शो हो रहा है ये। इसका मतलब क्या है इस रोबोट डॉट टी फाइल का? ठीक है, इसके अंदर आपके पास साइट मैप्स भी आते हैं, ये देखें, ठीक है? एक्चुअली ये इंडिकेट करता है गूगल को या हमारे सर्च इंजन को, ये चीज़ बताता है कि कौन कौन से पेजेस हैं, ठीक है, जिनको उसने अपने पास इंडेक्स करना है या उनको अपने पास रखना है। अब वो तो था कि आप उन पेजेस को जो साइट मैप में मौजूद है, आपने अगर अपनी वेबसाइट के प्रोसेस को, इंडेक्सिंग को फास्ट करना है, तो आप साइट मैप यूज करोगे। लेकिन रोबोट डॉट टी एक्चुअली सर्च इंजन को ये बता रहा है कि कौन से पेजेस हैं, ठीक है, कौन कौन से पेजेस हैं वो जिसको इंडेक्स करना है, ठीक है, किन को अलाउ करना है कि वो इंडेक्स हो और किसको डिसअलाउ करना है कि वो इंडेक्स ना हो, ठीक है? ये रोबोट डॉट टी करता है। अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ मैंने एक फाइल, नहीं मैं आपको वही बता रही हूँ कि बेसिकली जो आपके पास वेबसाइट है, ठीक है, सबसे पहले हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, लाइक जो भी वेबसाइट का डाटा, फॉर एग्जांपल हमने वेबसाइट बनाई है, इसी तरह बाकी जगहों पे बनती है। सी में जैम का फोल्डर है, इसमें एच डॉक्स का फोल्डर था, इसमें वेबसाइट का एक फोल्डर पड़ा होगा। अब ये देखें, इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जिसका क्रॉलर के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये पेज हो गया, ठीक है, सेटिंग्स का पेज हो गया, लॉगिन का पेज हो गया, लोड का पेज हो गया, इसका लेना देना जो है ना, वो क्रॉलर के पास क्या होना चाहिए, आपके पेजेस का डाटा होना चाहिए, ठीक है? एक्स्ट्रा पेजेस जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल्स मौजूद हैं, अगर क्रॉलर इनको अपने पास रखता है, ये देखें, अबाउट का पेज, चलो ठीक है समझ आती है। उसके अलावा जैसे अब आपके पास हो गया कंट्रीब्यूट का पेज, क्रेडिट्स का पेज, तो इसका क्रॉलर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये आपके वेबसाइट के लिए जो डैशबोर्ड ओपन हो रहा है उसकी फाइल जो है,
वो डाटा लॉगिन वगैरह वाला उसका क्रॉलर सा रहने क्रॉलर के पास मेन पेजेस होने चाहिए जिनको वो इंडेक्स करे, ना कि ये डाटा एक्स्ट्रा मौजूद होना चाहिए उसके पास। तो हम क्या करते हैं, हम डिस अलाउ करते हैं क्रॉलर को कि वो कुछ पेजेस को एक्सेस ना करे और जो स्पेशल पेजेस उनको एक्सेस करे। तो उसके लिए फाइल मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। जो आपके पास ओरिजिनल फाइल होगी जो कि robot.txt के अंदर मौजूद होगी, आप उसको रिप्लेस कर दोगे विद दिस फाइल। इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि उसने किन पेजेस को जो है वो करना है, लाइक एक्सेस करना है, ठीक है। इंडेक्स करना है, कौन से पेजेस ऐसे हैं जिनको इंडेक्स नहीं करना। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम आ जाए, आपने सिर्फ जो चीज़ चेंज करनी है वो ये रहा, ये साइट मैप। यहाँ पे आके आपने अपनी वेबसाइट के साइट मैप्स को सबमिट करना है। मेरे पास ये कोई साइट है ग्रीन प्लांट यूएई की, उसकी मैंने साइट मैप यहाँ पे लिया। आपने जो भी वेबसाइट है जैसे थीम डॉट यूजी टेक्नोलॉजी, जो भी उसकी साइट मैप है, यहाँ वो सबमिट करने हैं। तो यहाँ पे आपने इस फाइल को पहले अपडेट करना है, इसमें साइट मैप मेंशन करने हैं। अपडेट करने के बाद आपने इस फाइल को रिप्लेस कर देना है ओरिजिनल के साथ। तो आप उसको बता दोगे कि कौन सी जो पेजेस हैं वो उनको इंडेक्स करें और कौन से पेजेस ऐसे हैं जिनको इंडेक्स ना करें। मतलब आपकी इंस्ट्रक्शन उसको पास हो जाएंगी। समझ आ गई? ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली वो चीज़ होती है। अब हम आ जाते हैं कि ये सब कुछ दोनों किस तरह से होती हैं, मतलब साइट मैप का भी प्रोसेस कैसे होता है और ये robot.txt का भी डाटा हम किस तरीके से करते हैं। ये दोनों चीज़ें तब होगी जब हमारी वेबसाइट सबमिट होगी। और वेबसाइट को हम सबमिट क्यों करते हैं, टू सर्च कंसोल एंड टू वेब बिंग बिंग वेब मास्टर टूल, ठीक है। वो इस वजह से करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकें कि हमारी वेबसाइट किस तरीके का परफॉर्म कर रही है। तो इफ आई वांट टू टेस्ट माय वेबसाइट परफॉर्मेंस, तो मुझे इस वेबसाइट को सबमिट करना पड़ेगा टू गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, एंड टू बिंग वेब मास्टर टूल। ये रहा आपके पास। ठीक हो गया। ठीक है, गेट स्टार्टेड विद गूगल। साइन इन करेंगे हम इसको गूगल के साथ। फॉर एग्जांपल मैं विद दिस आईडी कर लेती हूँ। अब इस आईडी में कोई भी वेबसाइट नहीं पड़ी हुई। आप इसी तरह अपनी जीमेल लगाओगे जिसमें कोई डाटा नहीं होगा, आप उससे साइन इन करोगे। अब यहाँ पे देखें, यही वाली वेबसाइट थीम वाली पड़ी हुई है जो मैंने आपको कल दिखाई भी थी। मैं इस वेबसाइट को सर्च कंसोल को चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, देखा। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है कि ये अभी आपने इसे साइन इन किया लेकिन ये आपकी वो नहीं है। ठीक है, आप ऐड प्रॉपर्टी करते हो। ऐड प्रॉपर्टी करके यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को ऐड करोगे जो भी आपकी है। ठीक है, ये इसलिए ईमेल का मेरा मसला है, इसलिए वो कह रहा है ऑनरशिप वेरीफाई करो। अच्छा, ये देखिए अभी वो मेरी वेबसाइट को कह रहा है। ठीक है, वही जो आपने भी किया। मैं इसको भी फल वक्त रिमूव कर लेती हूँ प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे मैं भी कोई प्रॉपर्टी ऐड हो या जो भी, जब आप इस वेबसाइट से ऐड करते हो, ठीक है, सर्च कंसोल पे आप आते हो। ठीक है, अभी आपके पास कोई भी वेबसाइट यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, हम इसमें प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं लाइक दिस। ठीक है, ऐड प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी बिंग वेब मास्टर 2 में भी इसी तरीके से हम आके प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है गूगल सर्च कंसोल का, ठीक है, एक आ रहा है बिंग वेब मास्टर टूल का। आप साइट को मैनुअली ऐड करो, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे हम आते हैं और जब आप करते हो प्रॉपर्टी को ऐड, ऐड प्रॉपर्टी, अगेन यहाँ पे भी इसी तरीके से दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डोमेन, सेकंड ऑप्शन इज यूआरएल प्रीफिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? डोमेन हम वहां पे लगाते हैं जहाँ पे हमारे पास एक डोमेन और उसके अंदर सब डोमेन्स हो। मतलब एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स है एक डोमेन के अंदर, ठीक है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, क्योंकि हम एक डोमेन में मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसकी जो है वो सब डोमेन्स हैं उस डोमेन की, ठीक है, मेन डोमेन की, तो वहां पे अगर हम सबको एक्सेस करना चाहते हैं वेबसाइट्स को, तो वहां पे इधर इस ऑप्शन में हम आएंगे। ठीक है,
और अगर हमारे पास एक ही वेबसाइट है, हम उसको फिल वक्त जस्ट एक्सेस करना चाहते हैं उसी साइट को, तो हम यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स में आएंगे, हम जस्ट वो यूआरएल देंगे और उसी को एक्सेस करेंगे। तो फॉर मी राइट नाउ दिस ऑप्शन इज गुड, यूआरएल प्रीफिक्स वाला। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि यहाँ आके मैं सबमिट करूँगी जो भी मेरी वेबसाइट है वो। अब इसके लिए लाइव वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि आप उसमें डाटा डालोगे फिर वो लाइव वेबसाइट से एक्सेस करेगा कि इधर वो फाइल है या नहीं। तो मैं यहाँ आके अपनी वेबसाइट को इस तरीके से डाल देती हूँ, यूआरएल यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, दोनों ऑप्शन में यहाँ पे भी ऐड कर देती हूँ यूआरएल और यहाँ पे भी कंटिन्यू कर देती हूँ। ये देखें यहाँ पे भी आ गया कि ये फाइल को डाउनलोड करो और वेरीफाई करवाओ। यहाँ पे भी आ गया कि फाइल डाउनलोड करवाओ। अब सबसे पहले मैं गूगल के लिए कर लेती हूँ, फिर मैं बिंग के लिए कर लूंगी। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे इसलिए क्योंकि लार्जेस्ट जो प्लेटफॉर्म्स है, जो लार्जेस्ट सर्च इंजन है, दैट इज गूगल एंड आफ्टर दैट इट इज बिंग। तो मैं चाह रही हूँ दोनों पे सबमिट हो जाए मेरी वेबसाइट। ठीक है, तो सर्च कंसोल दोनों पे एक्सेस करें। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके इस फाइल को कर लेती हूँ यहाँ से डाउनलोड। मैं जैसे ही फाइल को डाउनलोड करूंगी, डाउनलोड होगी फाइल। इस फाइल को आपको यहाँ आके सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबमिट आप किधर करते हो, जिधर आपकी वेबसाइट होती है। अब आप वेबसाइट के लिए ये प्लगइन सबसे पहले इंस्टॉल करते हो डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर के नाम से। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे प्लगइन हुआ है डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर। जब आप ये प्लगइन करते हो तो आप अपने सारे फोल्डर्स वगैरह को डैशबोर्ड में ही एक्सेस कर सकते हो, एक्चुअली अपने सी पैनल को। ठीक है, ये रहे प्लगइन्स आपके। तो प्लगइन्स के अंदर ना आपके पास ये आ रहा है प्लगइन जो कि है, ये रहा डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर। ठीक है, ये प्लगइन आपने ऐड करना है डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर के नाम से। ठीक है, इस तरह का साथ में येलो आ रहा होगा। डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर के अंदर आपने आके डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर में आ जाना है। जब ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, आपने प्लगइन में आना है। मेरा इंस्टॉल हुआ है। जैसे ही आप डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर में आएंगे, ये देखें यहाँ पे आपके पास सारी फाइल्स आपकी ओपन हो जाएंगी जो जो हैं, ये देखें लाइक दिस। अब वो जो मेरे पास डाटा था ना, जो कि ये एक्चुअली सी पैनल में होता है, लेकिन सी पैनल अभी मेरे पास ज़्यादा क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो मैंने डैशबोर्ड में ही खोल लिया अपना सी पैनल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये फाइल्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, ये सारी की सारी फाइल्स। अब आप इसमें आके कोई फाइल इंक्लूड करना चाहते हो, यहाँ पे देखें ऑलरेडी फाइल इंक्लूड हुई हुई है, इसीलिए मैं वो प्रॉपर्टी अपनी वेबसाइट पे भी एक्सेस कर रही थी, ये वाली। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे आप डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स, यहाँ पे डाटा कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ आके आप क्या करोगे, यहाँ आके आपने अपनी इस मेन वेबसाइट के अंदर वो फाइल इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं करूँगी अपलोड फाइल्स। ठीक है, ये रहे, ये ऑप्शन है एक्टिव है जो कि अपलोड फाइल्स के नाम से। मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगी और यहाँ आके सिलेक्ट करूँगी वो फाइल जो कि ये है। ये हो रही है, डाउनलोड होगी, अपलोड होगी फाइल। ठीक है, ये आ गई फाइल जो भी हमने लगाई है। ठीक है, तो ये आने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और आके इसको कर देते हैं वेरीफाई। अब ये देखेगा कि वाकई ये वेबसाइट के अंदर ये फाइल मौजूद है। अगर होगी, ये देखें, ये कह देगा ऑनरशिप वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दोगे गो टू प्रॉपर्टी, आप सीधा प्रॉपर्टी पे चल जाओगे लाइक दिस। ठीक हो गया। अब आप इस साइट की सारी परफॉर्मेंस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप बिंग वेबमास्टर टूल पे जाओगे, यहाँ आके आप ये बिंग साइट ओथ डॉट एक्सएमएल ये फाइल कर लोगे। यहाँ आके दोबारा से इसको भी ऑनरशिप वेरीफाई करोगे। यहाँ आ जाएंगे हम और आके इधर से क्या कर देंगे, अगेन अपलोड करेंगे फाइल, सिलेक्ट फाइल, ये रही फाइल। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम इसको आगे करेंगे वेरीफाई। ठीक है, साइट एडिशन सक्सेसफुल, आप डन करोगे। ये आ गई वेबसाइट यहाँ पे भी, राइट। तो मैंने बिंग पे भी अपनी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए देख लिया। यहाँ पे आप इसकी सर्च परफॉर्मेंस दे सकते हो, ये देखिए कितने क्लिक्स वगैरह, वो अगर फोन से क्लिक करो आपको समझ में आती है। अभी थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा कितने क्लिक्स आ रहे हैं वेबसाइट पे, क्या परफॉर्मेंस चल रही है एंड ऑल। यहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस पे आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगी। ये देखिए
ये क्लिक्स हैं, ये इंप्रेशंस हैं और ये सारा डाटा, ठीक है, अभी तक आपको शो हो रहा है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आके आपने क्या काम करना है, आपने आना है साइट मैप्स के अंदर। यहाँ आके आप अपने वेबसाइट के साइट मैप को सबमिट करोगे। देखिए अभी कोई सबमिटेड नहीं है, मैं यहाँ आती हूँ, मैं आके अपने साइट मैप को सबमिट करना चाहती हूँ। ये मेरी वेबसाइट थी और इसके अंदर स्लैश करके साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, ये मेरा यूआरएल था, ठीक है। अब मैं इस पूरे को कॉपी नहीं करूंगी। पूरे को कॉपी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पीछे यूआरएल आ रहा है, जो भी वेबसाइट की डोमेन है वो पहले से आ रही है। आपने जस्ट क्या चीज लिखनी है, ये आधा यूआरएल आ रहा है, जस्ट ये चीज लिखनी है, साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, लाइक दिस, ठीक है। तो आप सबमिट कर दोगे। अब आपके साइट मैप सबमिट हो गए, ठीक है। डिसमिस, ये रहे आपके साइट मैप। अभी स्टेटस जो है ना वो कुडंट फेच आ रहा है, कुडंट फेच साइट मैप इंडेक्स प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। ओके, 26 को लास्ट दिया था, ठीक है। वो कह रहा है कि अभी उसने फैच नहीं की है साइट में। क्यों? गूगल विल periodically process it and look for changes। ओके, ठीक है, वो अभी ये अब आ गया। देखें, मैंने अगेन साइट मैप को सबमिट किया है। अब सक्सेस का स्टेटस आ गया है, मतलब अब मेरे पास सबमिट हो गए हैं। पहले कुडंट फैच आ रहा था। तो आपके पास ये चीज़ है कि आपके साइट मैप जो है ना वो सक्सेसफुली जो है वो सबमिट होने चाहिए। यहाँ पे रिव्यू होता है या फिर जो है ना वो सक्सेस अगर आता है, सक्सेस इज ग्रेट, सक्सेस होना चाहिए आपका, कुडंट फैच नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है वो साइट मैप को फैच नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आपने इसको सक्सेस पे लेके जाना है। अब आपके साइट मैप सबमिट हो गए। अब ये प्रोसेस ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा फास्ट होगा कि गूगल आपके पेजेस को क्या करेगा, मतलब कंसीडर करेगा। समझ आ गई? तो ये आपके पास आ गया। और साइट मैप सबमिट हो गए। देन मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे भी अगेन आके अब ये रहे साइट मैप्स, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आके आप साइट मैप्स को सबमिट करोगे। ये रहा सबमिट साइट मैप। साइट मैप सबमिट करने के लिए भी यहाँ पे पूरा यूआरएल चाहिए। मैं फुल यूआरएल ले लेती हूँ और इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ आके सबमिट करती हूँ, सबमिट करते हैं, ठीक है। सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। ये देखें अब स्टेटस प्रोसेसिंग आ रहा है, सबमिटेड हो गया। ये बाद में आके आपने चेक करना है कि ये सक्सेस होना चाहिए, ठीक है। अभी ये प्रोसेस में है, तो ये आपने सबमिट कर दिया। अब आपने ये अपना एक प्रोसेस कर दिया, अभी उसको एक नॉन साइड मैप है, ठीक है। देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है, वो सक्सेस होता है या नहीं। तो यहाँ पे आपने अब ये प्रोसेस ज़्यादा फास्ट कर दिया आपके वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स करने का। साइट मैप्स आपने सबमिट कर दी हैं, ठीक है। अब हम रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल में आते हैं। तो रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल हम कहाँ पे डालेंगे, ओवर हियर, जिधर आपने ये डाटा डाले, ठीक है। डब्ल्यू पी फाइल मैनेजर में हम आएंगे, ये रहे फाइल मैनेजर। कैन अपलोड दिस फाइल है, सिलेक्ट करते हैं फाइल, पर उसको हमने चेंज ही नहीं किया, अपडेट ही नहीं किया, पहले अपडेट कर लेते हैं। ये रही रोबोट्स की फाइल, ये रहे साइट मैप, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ यूआरएल दे देंगे जो कि ये है। ठीक हो गया, ये हमने यूआरएल दे दिया, अब सही है। अब एक दफ़ा साइड मैप को चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। काम कर रहा है,
अब आके वो रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल यहाँ पे अपलोड करें। डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से इधर ड्रैग कर लेते। ओके। अब इसको आपने एक्चुअली रोबोट डॉट टीएक्सटी की फाइल को ढूंढना है, ठीक है। रोबोट डॉट टीएक्सटी की फाइल किधर है, सर्च करना है, और उसको जो ओरिजिनल फाइल होगी उसको इसके साथ रिप्लेस कर देना है। तो हमारी ये वाली फाइल जो है वो क्रॉलर जो है वो इसको एक्सेस करेगा, और वो ये इंडिकेट करेगा कि कौन से जो पेजेस है उनको इंडेक्स करना है और कौन से पेजेस को इंडेक्स नहीं करना है। समझ आ गई? ये चीज करनी है। ये रोबोट डॉट टीएक्सटी वाले भी हमारा फिर क्लियर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। हमने देखा कि हमारे साइट मैप्स भी सबमिट हो गए हैं, रोबोट डॉट टी एक्स टी भी, आर्किटेक्चर यूआरएल और ये चीज़ें हमें समझ आ गई 6 पॉइंट। फिर आता है एच टी टी पी एस। ये वेबसाइट को सिक्योर बनाने की जरूरत है। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो तब तक जो है ना गूगल उन वेबसाइट्स को रैंक नहीं करता जो सिक्योर नहीं होती। अब ये एच टी टी पी एस है, ठीक है। अगर आपके पास एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल नहीं आ रहा इन केस, तो उसके लिए आप एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे। और प्लगइन आप क्या इंस्टॉल करोगे, अब मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, प्लगइन्स ऐड करेंगे, न्यू प्लगइन। अच्छा, यहाँ पे हम आके प्लगइन सर्च करेंगे, रियली सिंपल एसएसएल। ये रहा रियली सिंपल एसएसएल का प्लगइन। ये रियली सिंपल एसएसएल का प्लगइन हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ताकि ये देखें, इजीली इम्प्रूव साइट सिक्योरिटी विद वर्डप्रेस, हार्नी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन प्रोटेक्शन दिस एंड एसएसएल सर्टिफिकेट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, एसएसएल सर्टिफिकेट वाला सीन, ठीक है। तो हमने अगे इंस्टॉल करेंगे, हमारी वेबसाइट सिक्योर बन जाएगी। अभी मेरी ऑलरेडी सिक्योर है, मैंने करी। आपने जस्ट इस प्लगइन को क्या करना है, इंस्टॉल करना और एक्टिवेट करना है। ये फ्री प्लगइन है। आपकी वेबसाइट इसको इंस्टॉल करने के साथ क्या हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। और आपको पता कैसे चलेगा, आप आओगे यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। सेटिंग्स में आप जनरल में आ जाएं। ये रहा योर वेबसाइट यूआरएल। ये एच टी टी पी होगा पहले और फिर ये क्या हो जाएगा, एच टी टी पी एस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपकी वेबसाइट क्या बन गई है, सिक्योर बन गई है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट जो है उसमें ये पॉइंट भी आ गया कि आपकी वेबसाइट जो है वो होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। सिक्योर के लिए आपके पास एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल यूज होता है जो कि आना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, कैनोनिकल टैग्स, ठीक है। ये सारी चीजें, पेज इन डेप्थ, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भेजा था, किसी ने पढ़ा था? जी समन। जी क्लास किधर है? बिल्कुल। और ऑर्गेनाइज डाटा कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर डाटा जो होता है एक्चुअली आपकी वेबसाइट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में फॉर्मेट हो, यानी कि स्ट्रक्चर में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो सबसे पहले उसका प्रोडक्ट की इमेज आनी चाहिए, नीचे प्रोडक्ट का टाइटल, फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर उसके रिव्यूज, और फिर जो उसकी अपडेट अपडेट का वो है प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें। इस तरह इवेंट्स हो गए आपके आपके पास। जब आप नॉर्मल वेबसाइट को सर्च करते हो, कोई कीवर्ड लिखते हो, तो सबसे पहले उसका यूआरएल आता है, फिर स्लैग के बाद नीचे टाइटल आता है, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन आती है। तो ये आपके पास जो है ना ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है। जो ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा को हम टेस्ट किस तरीके से करते हैं, हम उसको टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल।
ठीक है? यहाँ पे आपके पास आता है स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल, इसके थ्रू हम अपने डाटा को टेस्ट करते हैं, ठीक है? ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल। ठीक है, ये देखें, टेस्ट योर स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये रहे रिच रिजल्ट्स टेस्ट। मैंने आपको क्लास अंदर रिच रिजल्ट्स क्या होते हैं। रिच रिजल्ट्स वो होते हैं जो कि आपके पास जो डाटा स्ट्रक्चर्ड होता है उनको हम एक्चुअली रिच रिजल्ट्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में होते हैं। तो थ्री वैलिड आइटम्स रिडेक्टेड का मतलब है, अब अगर यहाँ पे आप इस पिक्चर में जाएं, ये तो है रिच रिजल्ट्स खोलेगा, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, ये देखें, यहाँ पे तीन चीजें वीडियोस हैं। अब इस बंदे ने वीडियोस को क्या किया हुआ है, स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो यहाँ पे आ रहा है वैलिड आइटम है, स्निपेट्स हैं उसके पास, रिव्यू स्निपेट्स हैं, ठीक है, जो यूजर रिव्यू देता है तो वो उसके पास वैलिड है। उसके पास रेसिपीज हैं, रेसिपीज जो है वो वैलिड है। तो आपका जो डाटा वैलिड होगा वो कहेगा कि ये रिच रिजल्ट है, ये डाटा आपका वैलिड है, हमने चेक किया है। जो वैलिड नहीं होगा वो बता देगा कि भाई ये वैलिड नहीं है। समझ आ गई? उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, हम जितना भी स्कीमा डॉट ओ आर जी की वेबसाइट है हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो जितने भी स्ट्रक्चर्ड डाटा की चीज़ें हैं वो मेंशन होंगी कि स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर हम क्या, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रेसिपी है, ये देखें, अगर हमारे पास रेसिपी है तो रेसिपी के लिए आप टाइप यूज़ कर सकते हो, टाइप का एट्रीब्यूट, नेम का, इमेज का, डेट का, डिस्क्रिप्शन का, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे जीरो एरर्स और जीरो वार्निंग्स है, वो सारा डाटा सेट कर रहा है, वो कह रहा है आपका सब डाटा ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और रिच रिजल्ट पे आप जाके टेस्ट करोगे पहले तो, ठीक है, कि आपका डाटा सेट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे गो टू रिच रिजल्ट्स पे। अभी मेरे पास वेबसाइट ये आ रही थी, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स भी मेंशन है जैसे आपको साइड में नज़र आ रहे हैं। मैं आके उनको टेस्ट करती हूँ, इस यूआरएल को, इस वेबसाइट के यूआरएल को जस्ट टेस्ट करते हैं अभी। नो आइटम्स डिटेक्टेड। समझ आई है? कोई भी रिच रिजल्ट इस यूआरएल के अंदर डिटेक्ट नहीं हुआ है। समझ आ गई है? तो यहाँ पे हमें इसको रिच रिजल्ट बनाना पड़ता है। अब इसी के कंपैरेटिव अगर मैं यहाँ पे आती और मैंने जैसे आपको मैंने बताई थी सारी एसईओ वगैरह आपने की होती, मैटर टाइटल, मैटर डिस्क्रिप्शंस दी होती, वो चीज़ें सेटल की भी होती, अपनी सारी ऑर्गेनाइज होती, आपकी एसईओ वगैरह परफॉर्म होती, तो यहाँ पे रिच रिजल्ट्स आ जाते ऑफ कोर्स, ठीक है। समझ आ रही है? तो वो सारा डाटा जो है ना वो आपके पास जो है वो रिच रिजल्ट्स में आता है। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा कोई भी रिच रिजल्ट, ठीक है। अब आप रिच रिजल्ट्स बनाते कैसे हो, अगर आप चले जाओ स्कीमा डॉट ओ आर जी की वेबसाइट पे। स्कीमा डॉट ओ आर जी, अब वो क्या कह रहा है, स्कीमा डॉट ओ आर जी इज अ कोलैबोरेटिव कम्युनिटी एक्टिविटी विद अ मिशन टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रमोट स्कीमास फॉर स्ट्रक्चर्ड डाटा ऑन द इंटरनेट, ऑन वेब पेजेस एंड इन ईमेल मैसेजेस एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली हम जो है ना अपने स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए अगर हम स्कीमास को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो काम यहाँ पे स्कीमा डॉट ओ आर जी के अंदर होता है। एक्चुअली यहाँ पे आपको मिलता है स्कीमास, स्कीमास के अंदर आप जाते हो, आप यहाँ पे आते हो, वो आपको बताता है आपको किस किस्म का स्कीमा चाहिए। यहाँ पे आपका डाटा आता है, क्या आपके पास एक क्रिएटिव बुक है, क्या आपके पास मूवी है, क्या आपके पास रेसिपीज हैं जो आप लिख रहे हो, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। वीडियो का ऑब्जेक्ट है, जैसे भी वहां पे मैंने आपको बताया कि वीडियो, रेसिपी, वो सब आपके पास वो आ रही थी, रिच रिजल्ट्स में आ रही थी, ठीक है। फिर आपके पास कोई इवेंट है, ठीक है, या पर्सन है जिसकी कोई डाटा है, ठीक है, या प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी चीज़ है जिसको आप वो करना चाहते हो। मेरे केस में वो प्रोडक्ट है, तो आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, ये आती हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे कुछ, जी जी, अब मैंने बताया कि मेरे केस में अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ तो मैं प्रोडक्ट को ले लूँगी। अब यहाँ पे सब चीज़ें मेंशन है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड डेट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, मतलब एडिशनल प्रॉपर्टी अगर आपने ऐड करनी है तो आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी वैल्यू दे दोगे। अ प्रॉपर्टी वैल्यू पे रिप्रेजेंटिंग एन एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटिटी, अ प्रोडक्ट फीचर और अनदर कैरेक्टरिस्टिक फॉर विच देयर इज नो मैचिंग प्रॉपर्टी इन स्कीमा डॉट ओ। फॉर एग्जांपल मैं एडिशनल प्रॉपर्टी उस टाइम जाके ये प्रॉपर्टी वैल्यू लिखूंगी जब मेरे पास स्कीमा डॉट ओ आर जी के अंदर प्रोडक्ट की कोई ऐसी प्रॉपर्टी मेंशन नहीं है जो मैं इंक्लूड कर सकूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अवार्ड है, अवार्ड वन बाय
और फॉर दिस आइटम, ठीक है। अगर किसी बंदे ने उस आइटम के अकॉर्डिंग अवार्ड जीता है, ठीक है, तो उसके लिए हम उसको किस में मेंशन करेंगे, अवार्ड में, ठीक है। अगर कोई ब्रांड है जो कि वो उस प्रोडक्ट के एसोसिएटेड है, जैसे मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो मैं कह देती हूँ कि मारिया बी का है, ब्रांड एसोसिएटेड है उसके साथ मारिया बी, तो वहाँ पे आप ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन का ये यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह उसकी कैटेगरी के लिए हम जो कैटेगरी होगी उस आइटम की उसके लिए ये यूज़ करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने कलर की वो यूज़ करनी है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे, तो कलर की प्रॉपर्टी होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन हो गया, कंट्री ऑफ असेंबली हो गया, ये सारी चीज़ें, फंडिंग, जीटीआई नंबर्स जो होते हैं, वो कोड जो होते हैं वो हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के एसोसिएटेड उन्होंने बताई हुई हैं क्या है, और नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि एक स्कीमा जो अच्छा है, ये देखें, इसमें कोई मार्कअप्स वगैरह नहीं है, कोई टैग्स नहीं है, फिर माइक्रो डाटा आपका इस तरह से होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये सारी चीज़ें मेंशन है। आप यहाँ पे मेंशन करोगे, फॉर एग्जांपल अब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, आप इसको स्कीमा डॉट ओ आर जी से आपने वो किया है, तो आप इसके अंदर मेंशन करोगे कि स्कीमा डॉट ओ आर जी के अंदर स्लैश प्रोडक्ट, ठीक है। उस प्रोडक्ट के अंदर अब आपने यहाँ पे दे दिया कि आइटम प्रॉप का आप एट्रीब्यूट यूज़ करते हो, आइटम प्रॉप में अब इस प्रोडक्ट का नाम है तो आप प्रॉपर्टी यूज़ करोगे नेम, ठीक है। अब इसका अगर ये इमेज है तो आप यूज़ करोगे प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू इमेज, ठीक है। प्रॉपर्टी के अंदर नहीं, सॉरी, एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू इमेज की, एट्रीब्यूट आपका आइटम प्रॉप ही रहेगा, उसके अंदर आप नेम मेंशन करते जाओगे, जैसे अभी एग्रीगेट रेटिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये आपके एक्चुअली क्या है, इस तरीके से आप एक वो बनाते हो, ये कह लो कि स्ट्रक्चर डाटा बनाते हो, ठीक है। अब अगर आप किसी प्रोडक्ट पे चले जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं आके कहती हूँ, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अब आके कहती हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट है जो कि है इस पेज पे, मेरे पास ये वेबसाइट है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिकली प्रोडक्ट है, मैं उसका स्कीमा चेक करना चाहती हूँ, तो वो कैसे चेक होगा, ये अब आप अपने कोड में एम्बेड करोगे, राइट, तभी जाके आपकी वेबसाइट जो है वो स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे हर प्रॉपर्टी, हर चीज़ मेंशन है, अगर आपने वेबसाइट को स्ट्रक्चर बनाना है, आप कैसे बनाओगे, समझ आ गई। इसी तरह रिव्यू को कैसे बनाना है, हर चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, आपने जस्ट जाना है। अब मैं आती हूँ स्पेसिफिकली, मैं कहती हूँ ये प्रोडक्ट है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, इसका लिंक ओपन हो जाएगा यहाँ पे। हम्म, ठीक हो गया। अब मैं आती हूँ और मैं आके इसको यहाँ से क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। मैं अब आ जाती हूँ स्कीमा नहीं, स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल पे, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये रहा आपका स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर। रिच रिजल्ट तो आपका वहाँ पे कहीं आ ही नहीं रहा था ना, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि रिच रिजल्ट तब होता है जब आप स्ट्रक्चर डाटा बनाते हो, स्ट्रक्चर डाटा के लिए आप स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर आप यूज़ करते हो, ठीक है। स्कीमा ये रहा, आप स्ट्रक्चर डाटा को टेस्ट करना चाहते हो अपने, ठीक है। यहाँ पे आओगे, आप रन करोगे टेस्ट, ये आपको एक्चुअली ये भी बता देता है। अब देखो, वो तो जस्ट ये बता रहा है ना कि आपके पास रिच रिजल्ट्स हैं या नहीं है, ये देखो, क्वेस्ट गूगल, तो ये टाइमली यूआरएल टाइम आउट हो रहा है, अच्छा, रन न्यू टेस्ट, फिर जाते हैं, ठीक है। ये आपके स्कीमा को चेक करेगा, वैलिडेट करेगा कि आया वो ठीक है या नहीं ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो आपने यूज़ की हुई। अब तब तक हम आते हैं स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल में, ठीक है। रिच रिजल्ट चेक कर लेते हैं अपने इस प्रोडक्ट के लिए, ये देखें, ये आ गया। अभी वो कह रहा है नो आइटम्स डिटेक्टेड, समझ आ रही है। तो यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है डाटा, समझ आइए। अगर हुआ होता वो किस तरह शो करता, अब ये देखें ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अगर मैं बैक आके दिखाऊं आपको, मैं बैक पे आ जाऊं, ये वो बताता है
कि भई जब आप स्ट्रक्चर डाटा आपका होता है ना, तो वो आपको यहाँ पे बताता है कि आपने इसको किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें ज़ीरो एरर और ज़ीरो वार्निंग आते हैं, जो-जो वहाँ पे अब प्रॉपर्टीज़ आ रही थी वो मेंशन करता है, आपने प्रॉपर्टी यूज़ की भी है, जैसे यहाँ पे वो मेंशन हुई भी होगी कि भई टाइप ये है, फलानी चीज़ ये है, ठीक है? जो कि वहाँ पे मेंशन नहीं थी। तो यहाँ पे भी नो आइटम्स डिटेक्टेड। इसका मतलब है मेरी वेबसाइट जो करंट है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अगर मुझे उसको स्ट्रक्चर्ड बनाना है तो मुझे ये स्कीमा जनरेट करना पड़ेगा, रिच रिजल्ट तभी बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। जब मैं स्ट्रक्चर डाटा बनाऊंगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्कीमास, तो तभी जाके मेरे पास रिच रिजल्ट्स भी आएंगे और स्कीमा वैलिडेटर में भी कुछ मेरे शो होगा कि मेरा किस तरीके से जो है वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी यूज की हुई है। अंडरस्टूड? समझ आई है? जी क्लास समझ आ रही है कि ऊपर से गुजर गई है? पूछें। एक्टिव भी हैं आप लोग या सो रहे हैं? जी बाकी समन शरियार। हाँ हाँ ठीक है, आप एक दफ़ा ज़रूर इसको हाँ दोबारा ये स्टडी कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है, उसके बाद आके नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने स्ट्रक्चर डाटा तक देखा है, ये डाटा को स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं। कैनोनिकल टैग्स और क्रॉलिंग के इश्यूज ये नेक्स्ट क्लास में मेरे हाल से डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, आपने ये जो है ना जितना मैंने अभी आपको बताया है, ये आप लोगों ने इसको स्टडी करके आना है, डीप स्टडी करना है, ठीक है। टेक्निकल एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं साइड में, टेक्निकल एसईओ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी साइट के लिए। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए किस तरीके से काम करते हैं, ये आपने देख के आना है और यहाँ तक समझ के आना है कि किस तरीके से डाटा ये पॉइंट्स काम करते हैं। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे बाकी पॉइंट्स। ठीक हो गया?